नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री जी की जो गुड गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होता है और किस तरह से देश में गुड गवर्नेंस की बात चल रही है, हो रही है, उसी में पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस का मतलब हिंदी में सुशासन होता है, अच्छा शासन होता है। उस सुशासन के बहुत से आयाम होते हैं, जैसे पारदर्शिता, प्रभावशीलता, उत्तरदायित्व। उसके बाद इसमें सबसे समावेशी भागीदारी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी जो होती है वो विधि का शासन होता है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन के भी चार पहलू हैं। उसमें पहला तो संविधान की सर्वोच्चता, दूसरी असैनिक सत्ता का प्रयोग, तीसरी जो संविधान का स्रोत होता है वो जनता होती है, और चौथी इसमें जो होता है कि जो कानून की समानता की बात करती है, या समान कानून को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि देश में जो है संविधान सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च मोदी जी और शाह जी हैं, मन मुताबिक अपना ही संविधान में संशोधन कर रहे हैं। और पहले भी देखे थे कि जब 2014 में सत्ता में आए थे तो कितने अध्यादेश लाए इन्होंने। अध्यादेश ला कर कानून बनाने का प्रयास किया, जिस पर उस समय के तत्कालीन जो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। और कोरोना काल में एक अध्यादेश के माध्यम से कृषि बिल को जो लागू किया, उसके कारण जो धरना प्रदर्शन साल भर तक किसान रोड पे रहे। दिल्ली पंजाब से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर बहुत दिन तक जमे रहे। अंत तक सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर आंदोलन खत्म हुआ। तो इसी सब समझ सकते हैं कि सर्वोच्च कौन है। दूसरी चीज़ कि जो संविधान के स्रोत के रूप में जनता को माना गया है, लेकिन आज के डेट में जो संविधान का स्रोत दो ही है, मोदी जी और शाह जी। मेरा कहने का मतलब कि जनता तो मैंडेटरी दी है इनको, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से स्रोत समझ लिया है कैसे संविधान को चलाना, कैसे बनाना है। इसमें आप एक उदाहरण जो देख सकते हैं, डब्ल्यू एस का रिजर्वेशन को भी देख सकते हैं, जो संविधान के स्रोत के रूप में लीगल ढंग से किया, क्योंकि संविधान में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है, आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं की गई है। तो संविधान के स्रोत कौन है, ये किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि कानून तो भेदभाव नहीं करता है, लेकिन भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। आप उसमें देख लीजिए, चाहे योगी काल में, जो कोरोना काल में जो वहाँ पे जो लोग मर रहे थे, दाह संस्कार भी ठीक से नहीं किया जा रहा था। दवा, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। तो एक शेर भी था कि, पानी तो बिकते हुए सुनाओ, लेकिन मोदी काल और योगी काल में हवा भी बिकने लगा, और बिकने पर भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद आप देख लीजिए हाथरस की घटना देख लीजिए, जिसमें एक लड़की को किस तरह से बलात्कार करके हत्या कर दी गई। वो तो अस्पताल लाना दिल्ली में एक फॉर्मेलिटी था। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को नाव में देख लीजिए। उसके बाद जो आशीष मिश्रा, जो अजय टेनी मिश्रा के जो बेटा हैं, उन्होंने किसानों को किस तरह से कुचला लखीमपुर में। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि समानता कहाँ है और किसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जहाँ तक भागीदारी की बात ही करते हैं कि सबके साथ सबका विकास, तो जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तो कैसे विकास होगा। मैं बहुत पहले इंटरव्यू में सबकी भागीदारी की बात की थी, तब कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार करते हुए एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, जब सबका भागीदारी। लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, न हो रहा है। तो ये सब जो सुशासन के जो आयाम ला रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए है, और यही हो भी रहा है। समावेशी की बात करते हैं। समावेशी का मतलब है कि इंक्लूसिव जिसको कहते हैं, कि देश के संसाधन से ही लोगों का विकास करना, और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना। लेकिन देश के संसाधन से कैसे विकास हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। संसाधन पर मात्र 2 से 3% लोगों का कब्जा है। उसमें कोरोना काल में देखे देश में 45 लोग अरबपति बन गए, 45 का 50 लोग मान करके चलिए। तो समावेशी विकास कैसे होगा, समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा, ये सोचने की बात है। जो सुशासन का आयाम कहते हैं, कहने से सिर्फ नहीं होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो विधि के साथ, जो सुशासन को जो विधि के शासन में जो होगा, तो असैनिक सत्ता का प्रयोग। असैनिक मतलब सिविल सत्ता, नागरिक सत्ता। लेकिन यहाँ पे देखिए सैनिक सत्ता का प्रयोग हो रहा है। जो मोदी जी, शाह जी के जो सेनाएं हैं वो सैनिक हैं। वो इनका जो
कोई भी संघ के आदमी हो वो सैनिक है। चाहे गोरखपुर मठ की बात हो, वहाँ से ही पंचायत होती है। जो बात नहीं मानते उनको पुलिस इनकाउंटर करवा दिया जाता है या फिर उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है। आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इनके सैनिक कौन हैं और किस तरह से जो यूपी में कल इलेक्शन का परिणाम आने वाला है 10 मार्च को, इसमें इन्होंने पहले ही धमकी दिया है कि अगर इलेक्शन के काउंटिंग के समय कोई भी किसी तरह के दुर्भावना फैलाएगा या दंगा फसाद की स्थिति बनेगी या विरोध प्रदर्शन होगा या मारपीट होगा तो सीधे गोली मार दी जाएगी। अब देख लीजिए कि इनका सैनिक कौन है। मैंने इनकी तरह से लाइसेंसी सैनिक कहा जा सकता है कि इस देश में जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के बाद विरोध प्रदर्शन करने की अधिकार दी गई है, उसको भी कुचला जा रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि विधि के शासन को, संविधान का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। और मैं आज ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे लीडर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लीडर हैं, किसान लीडर हैं, सपा के लीडर हैं, बसपा के लीडर हैं, या जो भी जिस पार्टी के लीडर हैं, आरजेडी के लीडर हैं, उनको मैं कमज़ोर होने नहीं दूंगा। और मैं उन लोग को मजबूत करने के लिए ये सब मैं वीडियो बनाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ। क्योंकि जब हमारे नेता ही कमज़ोर होंगे तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इस चलते जनता की सुरक्षा के लिए, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए इनको नेता को मजबूत होना ज़रूरी है। और इस मजबूती के लिए मैं इन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, हौसला बढ़ाता हूँ। चाहे जो भी हमारे लीडर हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी लीडर हो सकते हैं, राकेश टिकैत भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, मायावती भी हो सकती हैं, माइनॉरिटी में भी जो लीडर हैं, आजम खान है, चाहे जो भी इस तरह के लीडर हैं, उन सबको मैं प्रोत्साहित करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये सब इंटरव्यू देता हूँ, ताकि लोग अपने को कमज़ोर महसूस नहीं करें। तो इस तरह से देश में किस तरह से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और तानाशाही शासन स्थापित की जा रही है। एक बात है कि अगर बात से मान जाओ, नहीं तो फिर लात से मारूंगा, लात से भी नहीं मानोगे तो बंदूक से मारूंगा। वही इस देश में हो रहा है। अपनी यूपी में देखा कितने इनकाउंटर हुए, गलत तरीके से इनकाउंटर हुए। ऑपरेशन लंगड़ा के नाम पर सीधे सीने में गोली मारी जाती थी और लोग मर भी जाते थे। और ख़ास करके ये ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लिए ही ये ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। विकास दुबे तो एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि जो ऐसा उन्हीं का पाला हुआ था। जब पुलिस पर ये हो गई, जब बिकरू कांड हुआ, तब इन लोगों को उसको तो ख़त्म करना ही था। और भी गलत तरीके से इनकाउंटर करके ख़त्म किया गया, जबकि उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया था महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में, जो जाने पड़ता है। तो किस तरह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और किस तरह से ये देश का शासन व्यवस्था असंगठित तरीके से चल रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसमें एक देशभक्ति शेर भी एक है कि अपने संविधान को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैंने कहने का मतलब कि जो भी इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, देश के लीडर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो संविधान को चलाने के लिए अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश करें। और उसका मैंडेटरी जनता के सरोज संविधान के वही सत्ता बदल सकती है निर्वाचन के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो। और लीडर लोग को भी इसमें काम करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हो, तभी संविधान बचेगा, देश बचेगा। और देश की बात फाउंडेशन भी कुछ दल आप पार्टी चला रही है जो संविधान बचाने की बात कर रही है, उनको भी सहयोग करने की ज़रूरत है। और इसमें एक और देशभक्ति शेर है, संविधान की बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी संविधान की जलाए रखना। अगर ये संविधान की बात हवाओं के मतलब ये कहने का मतलब कि एक हर तरह के हवा चलता है, जैसे इलेक्शन में किसी के जिताने हराने की हवा चलता है, उसी तरह आज के दौर में संविधान को एकदम हवा बनाने की ज़रूरत है। संविधान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तभी रोशनी जलेगी, घर घर में रोशनी जलेगी। उज्ज्वला योजना से सिर्फ पेट भरने की रोशनी जलेगी, ये रोशनी नहीं। एक तरह से एक कहावत है कि किसी को सियार को किसी को निमंत्रण देता है खाने के लिए, खाने के बाद उसको मार पीट के जान मार दे। उसी तरह से ये उज्ज्वला योजना या जो भी गैस का जो योजना है भारत सरकार या राज्य सरकार की, ये सब खिलाने की योजना है। और खिला करके इनको मारा जा रहा है, किस तरह से उस संविधान को कुचल करके मारा जा रहा है। इस तरह सुशासन के जो आयाम है, सुशासन को आयाम है, सबसे पहले संविधान की बात हो जाती है। संविधान के
के बाद से ही है, संविधान के लेखन से ही कानून निकलती है और कानून से ही देश चलता है, राज चलता है, समाज चलता है। यही मुझे कहना है। थैंक यू।